हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दिनचर्या अध्याय। उससे पहले लास्ट के जो 3 लेक्चर हैं मैंने अपलोड कर दिया है, आप सब लोग देख लीजिए और एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में मेरे से एक मिस्टेक हो गया था जिसमें मैंने ये बताया था सम धातु धम, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बताया था सम धातु समस्तासु निंदया द्विदेव से जा। ठीक है, मैंने एक टर्म बताया था सम धातु। ठीक है, सम धातु समस्तासु निंदया द्वि दोषजा, ऐसा करके एक श्लोक टर्म था। ठीक है, अष्टांगी हृदय सूत्र स्थान का। वहां पे मैंने धातु के लिए जो टर्म कहा था उसमें क्या होता है कि अगर वैसे पर्सन जिसका वात पित्त और कफ जो दोष है, ये तीनों दोष अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, ठीक है, तो क्या होगा, सम धातु होगा। सम धातु कहने का मतलब हो गया कि जो सातों धातु है वो कैसा कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। समझ गए बच्चों, ये कहना था मेरा मतलब। ठीक है, लेकिन मैंने वहां पर एक टर्म यूज कर दिया था वात पित्त और कफ धातु बोल दिया था, वो गलत था। कि वात पित्त और कफ दोष होता है। ठीक है बच्चों, वुमेन बिहेवियर है, कई बार हो जाती है मिस्टेक, इसके लिए सॉरी। और जो जो भी आपका है वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, फिर भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो और जो बात और पित्त दो दोष का जो समावेश होगा, या पित्त कफ या बात पित्त या बात कफ, जो ये दोष का जो समावेश होगा इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, निंदेय बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। दिनचर्या अध्याय। दिनचर्या में 2 वर्ड आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप समझ सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, दिनचर्या, इसमें से बच्चों 2 वर्ड निकलेगा। एक निकलेगा दिन और दूसरा वर्ड निकलेगा क्या बच्चों, चर्या। चर्या का मतलब क्या होता है, दिन का मतलब तो समझ सकते हैं ना। दिन का मतलब क्या होगा बच्चों, दिन का मतलब होता है डे, मतलब कि सुबह से लेकर के रात तक के 24 घंटे का जो साइकिल है, 24 आवर का जो साइकिल है, ठीक है, वो सारा जो साइकिल हो गया वो 24 घंटे का साइकिल हो गया, उसको दिन बोलते हैं। चार्या का मतलब होता है रेजिमेंट, रेजिमेंट। ठीक है, मतलब कि वो सारी एक्टिविटी जो हम पूरे दिन भर में करते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद का जो मेन एम है मोक्ष की प्राप्ति करना, उसमें आपका दिनचर्या का सबसे बड़ा रोल है। अगर मैं एक पर्सन हूं तो मुझे अगर हेल्दी रहना है तो मुझे हेल्दी रहने के लिए दिनचर्या का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है बच्चों, चलिए यही है दिनचर्या चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में चैप्टर 2 है दिनचर्या। ये दिनचर्या आपका स्वास्थ्य वृत्त में भी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक है आपका ब्रह्म मुहूर्त जो है वो क्या है, प्रातः उठना। ठीक है, पहला क्या है, प्रातः उठना, मतलब मॉर्निंग टाइम में उठना, गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय उठना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रह्म मुहूर्ते, क्या है, ब्रह्म मुहूर्त है उत्तिष्ठते स्वास्थ्य रक्षार्थ आयुषम। जो व्यक्ति, जो पर्सन अगर खुद चाहता है कि वो स्वस्थ रहे तो उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की कामना करने वाले पर्सन को क्या, किस मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, अब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, जो 14वां प्रहर जो होता है, रात्रि का जो सबसे लास्ट पहर होता है उसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। दूसरे लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि 48 to 96 मिनट बिफोर सनराइज। ठीक है, सनराइज से 48 से 96 मिनट पहले अगर आप उठते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त काल समझ सकते हैं। या फिर रात्रि पहर का जो 14वां पहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त काल बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। इन जनरली अगर डे टू डे लाइफ अगर समझ सकते हैं कि जो, इसको आप सिंपली समझ सकते हैं कि 48 मिनट्स बिफोर द सनराइज, इन जनरली अगर समझ सकते तो 48 मिनट पहले। ठीक है, लास्ट 3 आवर्स ऑफ द नाइट जो होता है 3 AM से लेकर के 4 AM तक का,
जो पीरियड होता है उसको भी हम लोग मान सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त काल माना जाता है, ठीक है। लेकिन अभी के समय में, और अगर आप अपनी अगर अभी की लाइफ स्टाइल को देख ले, क्योंकि देर तक रात तक हम जगते हैं, तो मॉर्निंग में अगर आप 5 से 6 AM के बीच में भी उठते हैं तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 2 बज के रात्रि का 2:48 AM के बाद की पीरियड को भी बहुत सारे लोग इसको ब्रह्म मुहूर्त काल देवताओं के हिसाब से और कई जगह से इसे कंसीडर की जाती है, तो इसे बहुत ज्यादा मान्यता है। इन जनरली आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है कि ब्रह्म मुहूर्त काल में हमें उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त काल जनरली 48 मिनट बिफोर द सनराइज कंसीडर की जाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा है क्या, दंत धवन या क्लीनिंग ऑफ टीथ, ठीक है। तो दंत धवन के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, शरीर चिंता निवर्तय कृत शौच विधिवस्तता, मतलब शरीर चिंता मतलब क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी की जो वेस्टेज है उसको क्या करना है, निवृत्त हो जाना है। उन सारे जो बॉडी वेस्टेज है उससे हमें निवृत्त हो जाना है, जैसे कि स्टूल, यूरिन और बाकी जो एक्टिविटी है उससे निवृत्त हो जाना है। उसके बाद कृत शौच विधिवस्तत, मतलब विधि पूर्वक क्या है, शौच वगैरह कर लेना है, ठीक है। उसके बाद शौच करने के बाद क्या करना है, दंत धवन के लिए कहा है अर्क, न्याय ग्रोध, खादीर, करंज और कुकुभादिजम, ठीक है। तो जो अर्क, न्याय ग्रोध, खदीर, करंज, ये याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बीएमएस में आ सकते हैं कि जो दंत व्यंजन के लिए किस किस प्लांट का यूज करते हैं, तो अर्क, न्याय ग्रोध, खादीर, करंज, ये याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कुकुभादिजम, उसका मतलब ऊंची बना करके यूज करना है। प्रातः भुक्तवा च मृदवंग कसाया कटु तिक्तकम। दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों ये हो गया कि जो जो दंतमंजन यूज करते हैं, जो दांत मुंह धोने के, दंत धोने के लिए जो ब्रश यूज करते हैं उसका रस कैसा होना चाहिए, तो कसाय, कटु और तिक्तम, किस तरह का होना चाहिए, कसाय, कटु और तिक्तम, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो आपका ककुभा, ककुभा यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, ककुभा का मतलब होता है अर्जुन, तो ये सब का प्लांट आपको यूज करना है, उसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसका शेप कैसा होना चाहिए था, कनीय अग्र समसतुल्य, मतलब ये जो लास्ट वाला जो अंगुली है, ये वाला अंगुली, इस अंगुली के शेप का आपका होना चाहिए, ब्रश की पूंछी, ठीक है, समसुतुल्य। तो ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चों, ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। प्रगुण द्वादश अंगुलम, ठीक है, कितने अंगुल होना चाहिए, 12 अंगुल, ठीक है। तो इससे आपका कितने एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए बच्चों, टोटल 5 एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये पांचों, एक तो प्लांट कौन कौन यूज करते हैं, पहला एमसीक्यू। दूसरा कि जो उसका जो रस कैसा होता है, तो कसाय कटु तिक्त कम। तीसरा क्वेश्चन कनीय अग्र समसतुल्य, और उसकी लेंथ कैसा होता है, द्वादश अंगुलम। भक्षीय दंत उपवन और दंत मांस वाद्यन, ठीक है। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है क्या, भक्षीय दंत पवन, ठीक है, या दंत पवन, ठीक है, भक्षीय दंत पवन। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, 2 तरह का होता है, ठीक है। 2 टर्म अपने संहिताओं में यूज किया गया है, ठीक है। एक यूज किया गया है दंत पवन और दूसरा टर्म यूज किया गया बच्चों दंत धवन, ठीक है। अब इसका मतलब समझिएगा, दंत धवन का मतलब क्या होता है, दंत मतलब टीथ क्लीनिंग, दंत धवन का मतलब क्या होता है, टीथ क्लीनिंग, ठीक है। टीथ क्लीनिंग का मतलब जो ब्रश करते हैं वो आपका हो गया दंत धवन। और दंत पवन का मतलब क्या होता है बच्चों, समझिएगा कि उसको प्योर करना, मतलब कि इसको क्या करना है, दांत को, दांत है उसको क्या करना है, प्योर करना, सूची करना, प्योर करना, ठीक है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, दंत पवन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का टर्मिनोलॉजी लगभग सेम है, लेकिन अलग शास्त्रों में यूज किया गया। दंत धवन मतलब ब्रशिंग करना, और दंत उपवन तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा गया है, और एआईपीजीटी में इस क्वेश्चन को ही पूछा गया है कि किस आचार्यों ने दंत पवन वर्ड यूज किया है। दंत धवन वर्ड आपसे भाइवा में पूछा जाएगा कि दंत धवन वर्ड आचार्य भागवत ने यूज किया है क्या, तो जी नहीं, आचार्य भागवत ने क्या यूज किया है, दंत पवन वर्ड यूज किया है। और इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो दंत मांस वाद्यन, मतलब जो गम्स वगैरह होता है उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, टीथ को मजबूत करता है, क्लीन करके रखता है, ठीक है। ब्रशिंग जनरली 2 बार करते हैं, ठीक है, आप सबको पता होगा, एक जो सुबह उठ करके खाना खाने से पहले और एक खाना खाने के बाद, ठीक है बच्चों।
यहाँ से आपको सारी टॉपिक क्लियर हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई बच्चों। अब दंत धवन निषेध, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि दंत धवन कब नहीं करना चाहिए, मतलब कि दंत धवन निषेध किस किस कंडीशन में आपको दंत धवन नहीं करना चाहिए, ये आपसे जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। नाध्यय, नाध्यय मतलब नहीं, नाध्यद अजीर्ण, अजीर्ण का मतलब इनडाइजेशन के कंडीशन हो, जैसे आपने रात का खाना खाया वो खाना नहीं पचा, अब आप ब्रश कीजिएगा तो क्या होगा, जैसे ब्रश कीजिएगा तो वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, समझ गए। तो अजीर्ण अवस्था में आपको नहीं करना है। बमथू, वोमिटिंग हो रहा है और ब्रश कीजिएगा तो और ज्यादा वोमिटिंग होगी, ठीक है। श्वास, श्वास मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, सांस चल रहा है ऊपर, ठीक है, और ब्रश कीजिएगा तो जब ब्रश अपन करते हैं तो सांस रुकते हैं थोड़ा देर, जब मुंह में जो आपका जो पेस्ट होता है या फिर जो सलाइवा वगैरह भर जाती है तो उसके सांस रोकते हैं, और पहले से सांस फूल रहा है तो आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। खांसी हो रही है तो आपको ब्रश नहीं करना चाहिए, खांसी होते समय अगर ब्रश कीजिएगा तो हो सकता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको जो है जो सलाइवा वगैरह जा सकती है, तो इसीलिए नहीं करना चाहिए। ज्वर, ज्वर में क्यों नहीं करना चाहिए समझिए। ज्वर को अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें बच्चों तो इसको हम फीवर बोलते हैं, ठीक है, और फीवर में आप सबको पता होता है कि मुंह वगैरह सूखा रहता है, सलाइवा नहीं रहती है, क्या नहीं रहती है बच्चों, सलाइवा जो है वो मुंह में नहीं रहती है, और ब्रश करने के लिए अपने को क्या चाहिए, सलाइवा चाहिए, ठीक है, तो सलाइवा नहीं होगी तो वैसे कंडीशन में नहीं करना चाहिए। अर्दिति, अर्दिति का मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस, पैरालिसिस, ठीक है, या पक्षघात बोल सकते हैं आयुर्वेद टर्म में, तो वैसे कंडीशन में भी बच्चों आपको ब्रश नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि स्किन जो हो जाती है वो आपका काफी लूज हो जाती है, तो ब्रश अगर कीजिएगा तो उसकी वजह से इंजरी होने का चांस रहता है, और एक बार इंजरी होगी तो हील नहीं करेगा। फिर क्या है तृष्णा, तृष्णा का मतलब क्या होता है, जो प्यास लगा हुआ हो फिर ब्रश नहीं करना चाहिए। आस्य पाक, आस्य पाक का मतलब समझ लीजिए मुख पाक, आज से एक चीज याद रखिएगा, आस्य वर्ड का एक साइनोनिम्स होता है मुख, ठीक है, तो मुख होता है, ठीक है, तो मुख पाक या आस्य पाक, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मुख पाक हो जाएगा, यानी कि मॉडर्न में कहिए तो स्टोमेटाइटिस, ठीक है, बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर होता है, इसको ठीक करने के लिए बहुत सारी है अपने पास जो सुश्रुत ने, हाँ एक और चीज बता देता हूँ, सुश्रुत ने यहाँ पर, आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर कहा है कि मधुर जो रस वाला जो है, मधुर रस वाला जो है दंतमंजन यहाँ पर यूज करना चाहिए, यही एक कंडीशन है जो मधुर रस के रिकमेंडेशन किया आचार्य सुश्रुत ने, ये आपके पीजी के क्वेश्चन है, ठीक है, आईपीजी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। उसके बाद क्या, आस्य पाक, हाँ नेत्र सीर, हाँ मतलब हृदय रोग, हृदय रोग मतलब किसी को अगर हार्ट डिजीज है तो भी दंत धवन नहीं करना चाहिए, नेत्र रोग हो और सीर रोग। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि नेत्र रोग में, ठीक है, और सीर रोग में, ये जो दोनों रोग कंडीशन है इसमें जो है आपका जो नेत्र रोग हो गया, ठीक है, या सिर रोग हो गया, तो उसमें ब्रश करने के लिए क्यों मना किया जाता है, इसके पीछे का मुझे एक लॉजिक ये लगता है कि जब हम ब्रश करते हैं तो क्या होगा कि जो आपका सर हिलेगा और पहले से सर दर्द कर रहा है तो और ज्यादा दर्द बढ़ सकता है, इसका लॉजिक ये हो सकता है, ठीक है। नेत्र रोग में कई सारे कारण माने जाते हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद कर्णमयी, कर्ण रोग है तो आपको पता है फेरिंक्स से ओपनिंग होती है, तो फेरिंक्स से जो ओपनिंग होती है स्ट्रिचियन ट्यूब के द्वारा, तो उस समय भी कर्ण रोग है तो आपको ब्रश नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये कंडीशन आपको बताया गया है, शास्त्र में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं कहा गया है, ठीक है बच्चों। अब आपका नेक्स्ट आता है क्या, अंजन, अंजन क्या है, कोलेरियम, समझिएगा इस अंजन का मतलब, ठीक है, अंजन क्या होता है, सोवीर अंजनम, सोवीर अंजनम मतलब क्या होता है, एंटीमनी सल्फाइड जो होती है, सोवीर अंजन एक तरह का अंजन होता है, सुरमा होता है जो आंखों में लगाते हैं, सुरमा दो तरह का होता है, मैं आपको बताऊंगा, सुरमा होता है, ठीक है, आपको जब पता होगा दो तरह के सुरमा होता है, एक काला और एक लाल सुरमा, ठीक है, कॉमनली काला सुरमा सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सोवीर अंजनम हित नित्यम, सोवीर अंजनम नित्यम मतलब रेगुलर जो है, जो पर्सन सोवीर अंजन मतलब कि जो सोवीर अंजन अप्लाई करना चाहिए वो क्या होगा, हितम अक्षनो अस्ततो भजेत, मतलब आंख के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप रेगुलर सोवीर अंजन यूज करते हैं तो। चक्षु तेजो मया तस्य विशेषतः सलिस्मतो भय,
देखिए इन जनरली क्या होता है, कफ का भय होता है, क्योंकि कफ जो है आंख के लिए बहुत ही खराब होता है। अगर कफ का आवरण आपके ऊपर आ गया तो आपको विजन जो है धुंधला दिखने लगती है। आंख के कई सारे डिसऑर्डर में कफ का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे जो डिजीज होती है वो इस श्लेष्मा के आवरण आने के वजह से होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा भी कफ का आवरण नहीं आने देना है, और कफ को हटाने के लिए आपको सभी रंजन यूज करना चाहिए। ठीक है, श्लेष्मा भयता योच येत्य सप्तरात्रे अस्माता, सप्तरात्रे मतलब अस्माता अस्त्रावनात रस अंजन, मतलब कि कम से कम 7 दिन में एक बार, कम से कम कितना 7 डेज में कम से कम एक बार, कितना बार बच्चों, एक बार रसंजन अप्लाई करना चाहिए। उससे क्या होगा, कफ का सिक्रेशन हो जाएगा और पित्त सम्यक अवस्था में चली जाएगी, जिसकी वजह से आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आंख में आलोचक पित्त का स्थान होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका नेक्स्ट चलते हैं दिनचर्या अध्याय में, नवान एंड गंडूस। ठीक है, ततो ततो नवान गंडूस, ततो नवान गंडूस धूम तांबूल भाग भवेत। ठीक है, ततो नवान, नवान का मतलब होता है नस्य। नस्य क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। नस्य के ही साइनोनिम से क्या, नावन्न। ठीक है, नावन्न नस्य होता है। इसमें क्या होता है, मेडिकेटेड ड्रग्स को नोस्ट्रिल नोज में जो है इंस्टॉल करते हैं बाय द वेरियस प्रोसेस। आप बीएमएस सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। ठीक है, अभी सिलेबस नया सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएमएस सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। इसमें मेडिकेटेड ड्रग्स जो होता है इसको नोज में हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जो शीर्षों द्वारा, नासा ही शीर्षों द्वारा होता है, क्योंकि नासा ही जो है ना शीर्षों, हेड वगैरह सबका द्वार होता है। और जितने भी जो इधर जत्रुगत विकार होता है उसमें सबसे बेस्ट चिकित्सा आपका नस्य होता है, नावन्न होता है। ठीक है, उसके बाद गंडूस, ये भी चालक्य की ट्रीटमेंट है। इसमें आपको क्या होता है, मेडिकेटेड ड्रग्स को माउथ में होल्ड करके रखते हैं, जितना देर तक रख सकते हैं जब तक आंख से पानी वगैरह आना ना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन तक रखते हैं, तो उसको गंडूस बोलते हैं। धूम, धूम क्या होता है, मेडिकेटेड स्मोक को अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, धूम बोलते हैं। तांबुल सेवन, जो पान का जो च्यूइंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तांबुल सेवन बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद अपने को करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि कंट्रा इंडिकेशन ऑफ तांबुल सेवन, तांबुल सेवन का कंट्रा इंडिकेशन क्या बताया गया है, इसको समझते हैं बच्चों। तांबूलम छत पित्त। ठीक है, तांबूलम क्या होता है बच्चों, तांबूलम, तांबूलम मतलब तांबुल सेवन। ठीक है, छत पित्त, छत पित्त का मतलब कि अगर इंजरी किसी को हो गया है, कहीं पे चेस्ट वगैरह में इंजरी हो गया, चाहे माउथ में अल्सर हो गया है, ठीक है, तो इंजरी हो गया हो। पित्तास्त्र, पित्तास्त्र मतलब कि पित्त की वृद्धि हो गई हो, रक्त पित्त की वृद्धि हो गई हो। ठीक है, रुक्षो उत्कुपित, ठीक है, रुक्षता हो गया हो, कुपित हो गया हो। चक्षुषाम, किसी को क्या हो गया, आई रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया हो। ठीक है, किसी को क्या हो गया, आई रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया हो। ठीक है, चक्षुषाम कुपित। उसके बाद क्या, विष मतलब पॉइजनस वगैरह पी लिया हो। मूर्छा, बार बार पेशेंट बेहोश हो जाता हो। ठीक है, मूर्छा। मदत, मदत मतलब कि अल्कोहल वगैरह, मद मतलब अल्कोहल होता है, अल्कोहल वगैरह पी लिया हो। नाम अपथ्य शोषी नाम, ठीक है, शोषी नाम अपी, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो गया हो तो ऐसे पेशेंट को पान खाने के लिए नहीं देते हैं। इसके पीछे कोई रीजन है, क्योंकि पान जो है वो क्या करता है, कर्षण का काम करता है। पान ये आपका क्या करता है, कर्षण का काम करता है। ठीक है, कर्षण का काम करते हैं, और इन सारी कंडीशन में क्या होता है, कर्षण ही होता है, बात की ही वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, उसका नेक्स्ट कंडीशन है अभ्यंग। अभ्यंग को समझिए अच्छे से। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये श्लोक आपका वीवीआई है। ठीक है, वीवीआई श्लोक है, आपके जो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके ये 2-5 मार्क्स में भी आएंगे, और ये जिंदगी में हमेशा काम आएगा, फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक ये श्लोक आपके काम आएगा। अभ्यंग, अभ्यंग आचरेत नित्यम, मतलब रेगुलरली क्या करना है, बॉडी मसाज करना है। अभ्यंग का मतलब होता है मसाज करना है, जो पूरे बॉडी में हर जगह मसाज करते हैं ना ऑयल से, तेल से, उसको हम बोलते हैं अभ्यंग आचरे नित्यम। स जरा सरम बात, जरा मतलब क्या होता है, डिले करता है। किसको डिले करता है बच्चों, एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। किसको, एजिंग प्रोसेस को। मतलब अगर आप अभ्यंग रेगुलर करते हो तो आप बूढ़े देर से होगे। श्रम, श्रम का मतलब होता है थकावट, अगर शरीर थक गया है तो उसका शमन करता है। वातः मतलब बात का शमन करता है। उसके बाद क्या है, दृष्टि प्रसादु पुष्टायु, दृष्टि के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अभ्यंग करते हैं, पादो अभ्यंग करते हैं, पूरे बॉडी पे अभ्यंग करते हैं,
तो आपके आंख के लिए बहुत अच्छा होता है। पुष्टि पुष्टि करता है, आयु को बढ़ाता है, लाइफ स्पान को बढ़ाता है। सुस्वप्न मतलब नींद बहुत अच्छा आएगा अगर आप हेड मसाज वगैरह करके सोइएगा, एकदम मानिए मेरी बात, पूरे बॉडी मसाज करके सोइएगा, मस्त नींद आएगा। सुत्वक स्किन क्या हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दाढ़ किरीता कंपैक्टनेस आ जाएगी, ये जो स्किन वगैरह ये सब है इसमें मजबूती आ जाएगी, आपका दृढ़ता आ जाएगी। हाँ, फिर यहाँ पर क्या है, सीरा श्रवण पादेशु तू विशेषणम तम विशेषणम सिल लेता, मतलब सिर, ठीक है, कान, सिर मतलब हेड मसाज रेगुलर करना चाहिए, इस विशेष रूप से हेड मसाज रेगुलरली करना चाहिए, कान में ऑयल डालना चाहिए, ठीक है। श्रवण मतलब होता है कान, तो कान में डालते हैं। उसके पादेशु, पादेशु मतलब पैर में मसाज करते हैं, करनी चाहिए, ठीक है। विशेषणम सिल्लियत विशेष रूप से करना चाहिए। वर्जियो अभ्यंग, अभ्यंग माना कब किया गया है, कंट्राइंडिकेशन बताया कब, कफ ग्रस्त कृत, ठीक है, जो पर्सन जो है कफ दोष से ग्रसित हो, सशुद्धि हो, मतलब कि जो इसका क्या हो, सशुद्धि मतलब कि शोधन चिकित्सा हुई हो, और अजीर्ण भी मतलब अजीर्ण अवस्था में हो, मतलब कि उसका जो खाना वगैरह नहीं पचा है तो आपको नहीं करना चाहिए, और पंचकर्मा चिकित्सा हुई है अभी तो उसने नहीं करना चाहिए, और कफ ग्रस्त कृत हो तो नहीं करना चाहिए। तीन कंडीशन में आपको नहीं करनी है। तो यहाँ से आपका ये हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चन भी क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद आता है व्यायाम, ये भी कुशल, ये भी श्लोक आपके इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिए। बीबीआई श्लोक है ये भी, ठीक है, बीएमएस फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक ये श्लोक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। आई थिंक आप लोगों के लिए अगले लेक्चर में रखते हैं, व्यायाम से आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।